Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये स्टोरी जो है वो फ्रांस के लिए है, ठीक है। यानी फ्रांस कंट्री जो है वहाँ पे जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread out that he would soon order the army to open fire upon citizens. यानी 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस का जो सिटी था, आप जानते हैं पेरिस फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस। तो पेरिस सिटी जो था वो एक अलार्म की कंडीशन में था। किंग ने सारे ट्रूप्स को कमांड कर दिया कि वो सिटी से मूव हो जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे र्यूमर्स यानी कि अफवाहें भी लोगों के अंदर फैली कि जल्द ही आर्मी जो है वो लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देगी। बट दीज वेयर ओनली र्यूमर्स। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form People's Militia। यानी 7,000 men और वुमेन गैदर हुए, उन्होंने सोचा कि हम खुद की अपनी ही मिलिट्री बनाते हैं। They broke into a number of government buildings in search of arms। यानी अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग में वो आर्म्स की सर्च में गए। फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। यानी लास्ट में कुछ जो 100 लोगों का ग्रुप था वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी यानी बैस्टिले की तरफ मूव किया, जहाँ पे उन्होंने आशा की थी कि वहाँ पे उन्हें कुछ मिल जाएगा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बैस्टिले वॉज किल्ड एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड। तो इसी लड़ाई के बीच में जो बैस्टिले का कमांडर था वो मारा जा चुका था और जो भी वहाँ पे जेल में प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। पर सारे प्रिजनर्स को नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिजनर्स को कर पाए। येट द बैस्टिले वॉज हेटेड बाई ऑल। फिर भी अभी भी बैस्टिले से सब नफरत करते थे, क्योंकि ये जो था वो किंग की डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था, उसका एक प्रूफ था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir its destruction। यानी जो फोर्ट था उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसे मार्केट में बेचा गया कि जो भी इस डिस्ट्रक्शन की निशानी के रूप में से रखना चाहता है वो रख सकता है। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रायोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। उसके बाद के जो दिन आए उसमें भी बहुत सारे दंगे होते रहे, ऐसे ही पेरिस में भी और साथ ही साथ गाँव में भी। बहुत सारे लोग तो ब्रेड के हाई प्राइस की वजह से लड़ रहे थे। मच लेटर when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome। सो हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। यानी बाद में जब हिस्टोरियंस ने सारे इवेंट्स को देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये जो सारे इवेंट्स हो रहे थे शुरुआत से लेके बाद तक वो सब एक चेन फॉर्म कर रहे थे, जो कि सारे के सारे फ्रांस में होने वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण थे। और साथ ही साथ वहाँ पे जो किंग था उसको एग्जीक्यूशन का कारण भी यही था। सो वाई दिस हैपन, क्यों ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सो लेट्स सी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यानी लेट 18th सेंचुरी के वक्त फ्रेंच में क्या हालात थे। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। यानी 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का था उसने फ्रांस की गद्दी को असेंड किया। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइंटे। यानी वो 20 साल के थे और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइंटे से उनका विवाह हुआ। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। यानी जब उन्होंने गद्दी संभाली तब उन्हें जो ट्रेजर मिली थी वो पूरी तरह से खाली थी, उनका पूरा खजाना खाली था। अब ये क्यों खाली था, क्योंकि बहुत सालों तक फ्रांस ने लड़ाई लड़ी थी। अब लड़ाई लड़ने में पैसे तो लगते हैं, इसी वजह से उन्हें एक एम्प्टी ट्रेजर मिला था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। यानी बहुत सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसी वजह से उनके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे वो सारे ड्रेन आउट हो चुके थे। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन
extravagant court at the immense place of Versailles। अब वॉर तो था ही, साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा पैलेस बना के रखा था वर्साइलिस में। अब वहाँ पे भी मेंटेनेंस में भी कॉस्ट जा रहा था। Under Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain the independence from the common enemy Britain। यानी ब्रिटेन तो जानते हैं सारे देशों में सबको गुलाम ब्रिटेन ने ही बना रखा था। ठीक ऐसा अमेरिका में भी हुआ था। 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी वो उनके अधीन थी, तो उन्हीं को इंडिपेंडेंस गेन कराया हमारे लुइस 16 ने। उन्हीं के पीरियड में ये हुआ। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। यानी पहले ही उनके ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का कर्ज था। लिवर्स क्या होता है? लिवर जो होता है उस टाइम में फ्रांस की करेंसी थी। ठीक है, तो पहले ही 2 बिलियन लिवर का पहले ही कर्ज था, ऊपर से एक और बिलियन लिवर जो था वो उसमें ऐड हो गया। किस वजह से? लड़ाई की वजह से। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। यानी जिन लोगों ने भी उन्हें कर्ज दिया था उन्होंने भी अब गुस्से में आके बोला कि अब हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। और इसी वजह से अब जितना भी वहाँ पे इनकम आता था उसका 90% उससे भी ज़्यादा जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट पेमेंट्स करने में चला जाता था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। पर सिर्फ इंटरेस्ट देना तो उनका काम नहीं है, उनको शहर को भी चलाना है। शहर को तो वो चलाते नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्ट चलाते थे, तो उसमें भी उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस देखने पड़ते थे, यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़ती थी, उनका भी खर्चा होता था। और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि इसका एक ही सोल्यूशन है, इंक्रीज दी टैक्स। येट इवन दिस मीज़र वुड नॉट हैव सफाइस्ड। पर ये मीज़र जो था वो भी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। अब 18th सेंचुरी के वक्त फ्रेंच सोसाइटी को 3 स्टेट्स में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स जो थे उनको बाई बर्थ प्रिविलेज मिलते थे, पर ये जो थर्ड स्टेट थे इनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता था। सारा टैक्स भी इन्हें देना पड़ता था और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बुरा जो व्यवहार होता था वो भी इन्हीं के साथ होता था। The Society of States was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। यानी 1789 के पहले जितना भी ये सिस्टम था इस सब के लिए एक ही टर्म यूज़ हुआ है, वो है ओल्ड रेजाइम। जब भी हम ओल्ड रेजाइम की बात करते हैं तो हम इसी सिस्टम की बात करते हैं। अब आपकी बुक में यहाँ पे एक चार्ट दिया है, ये दिया है सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, यानी किस तरह से स्टेट्स का डिवीज़न था। तो 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी यानी जो भी चर्च के लोग थे, सेकंड स्टेट में आ जाते थे नोबिलिटी यानी जो भी कोर्टमैन थे, और थर्ड स्टेट जो था इसमें बची हुई सारी पॉपुलेशन आ जाती थी, जिसमें बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे छोटे लेबर्स और सर्वेंट्स तक होते थे। ओके, फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized। यानी अभी जो हमने फिगर देखा उसमें बताया गया कि किस तरह से उस वक्त फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। Peasants made up about 90% of its population। यानी 90% जो population थी वो सिर्फ और सिर्फ peasants की थी। However, only a small number of them owned the land they cultivated। उनमें से सिर्फ छोटा सा नंबर था, यानी वो 90% तो थे पर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ठीक है, उनके जो ज़्यादातर लोग थे वो दूसरे के ज़मीन पे कल्टीवेशन किया करते थे। इट मीन्स दे हैव नो लैंड। About 60% of the land was owned by nobles। यानी फ्रांस का जो 60% लैंड था वो नोबल्स के पास और चर्च के पास था, और बचा हुआ जो 40% था वो थर्ड स्टेट के पास हुआ करता था। The members of the first 2 states, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth। यानी जो पहले 2 स्टेट्स के मेंबर थे यानी जो क्लर्जी, चर्च वाले और नोबिलिटी वाले होते थे, इन सबको बाई बर्थ प्रिविलेज मिलते थे।
इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रिविलेज ये था कि इन्हें टैक्स पेइंग से एग्जेम्पशन मिल जाता था, यानी इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। और साथ ही साथ टैक्स तो देना नहीं पड़ता था, साथ ही साथ जो नॉबल्स होते थे उनको एक और फ़ायदा होता था कि वो लोगों से पैसे लेते थे, टैक्स लेते थे, और इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेज मिलते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी वो जो पीजेंट्स होते थे उनसे भी वो फ्यूडल ड्यूज लिया करते थे। पीजेंट्स वेयर ऑब्लिज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग्स रोड्स। यानी पीजेंट्स के पास ऑप्शन भी नहीं थे ज़्यादा काम करने के लिए, या तो घर या खेत में करे, या फिर आर्मी ज्वाइन कर ले, या फिर बिल्डिंग रोड्स में पार्टिसिपेट करे। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. यानी जो चर्च के लोग होते थे वो भी पीजेंट से टैक्स लेते थे, जिसका नाम था टीथेस, ठीक है। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और फाइनली मतलब कंक्लूजन ये है कि जो थर्ड स्टेट वाले थे उनको पूरे स्टेट को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। अब ये जो था थे वो इनडायरेक्ट टैक्स था, पर साथ ही साथ एक डायरेक्ट टैक्स भी था जिसको टैले कहा जाता है। और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स तो टैले था जो सीधा सीधा स्टेट को जाता था, पर साथ ही में उन्होंने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स चर्च वाले को दो, नोबेलिटीज़ वाले को दो, और साथ ही साथ जो डेली कंजप्शन वाले आपके आर्टिकल्स हैं जैसे सॉल्ट या टबैको, इन पे भी उनसे बहुत हाई रेटेड टैक्स लिए जाते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। यानी पूरा फाइनेंस का जो पूरी तरह से ये निर्भर थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे थे, यानी थर्ड स्टेट से ही इनका पूरा देश चलता था उन्हीं के दिए हुए टैक्स से। Now let's see new words. The first word is livre. It was the unit of currency, means it was the form of currency in France, which discontinued in 1794. The next word is clergy. So group of person invested with special functions in the church, means those who which does the special functions in the church. The next word is tithe. So it was a tax levied by the church and which compromises 1/10 of the agriculture produce। यानी अब जितना भी एग्रीकल्चर से आपको कल्टीवेशन से प्रॉफिट मिला है, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसका 1/10 हिस्सा आपको देना पड़ता था चर्च वालों को, यानी 10% आपको देना पड़ता था। फिर आता है टैले। तो ये जो था वो एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि सीधा स्टेट को दिया जाता था। आगे देखते हैं, नीचे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए भी इन्हें अब स्ट्रगल करने पड़े थे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। यानी अचानक से फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई, यानी अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियन जो था उसका इंक्रीमेंट आया। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब हम जानते हैं कि लोग पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फूड रिक्वायरमेंट। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ी है 5 मिलियन लोगों की, तो 5 मिलियन लोगों का खाना भी डिमांड बढ़ गया। सो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के साथ अच्छे से बैलेंस नहीं बनाया। डिमांड जो था वो ज़्यादा था, पर प्रोडक्शन जो हो रहा था वो कम स्केल पे हो रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। यानी जैसे हमारा स्टेपल डाइट क्या है, चावल रोटी ये सब, पर उनका जो स्टेपल डाइट था वो था ब्रेड। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो सिंपल सी बात है उसका जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages। यानी ज़्यादातर वर्कर्स जो थे वो वर्कशॉप में काम किया करते थे, जिनके जो ओनर्स होते थे वही उनकी वेजेस और सैलरी डिसाइड किया करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। पर ये जो महंगाई बढ़ रही थी उसके साथ साथ उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके वेजेस डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ उनके ओनर के पास होता था, पर जो ओनर होता था वो नहीं बढ़ाता था। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। यानी पहले ये गैप इतना था तो बाद में ये गैप इतना होगा, पुअर यहाँ पहुँच गया और रिच यहाँ पहुँच गया, यानी रिच जो है वो अमीर होता गया और पुअर जो है वो गरीब होता गया। यही कंडीशन यहाँ पे चलती गई। सो गैप बढ़ गया,
थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर डॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, यानी पहले इतनी ख़राब कंडीशन थी, फिर भी जब अकाल हो जाता था या फिर हार्वेस्ट ख़राब हो जाती थी तब तो पूछो मत, एकदम सबसिस्टेंस क्राइसिस वाले हालत ख़राब हो जाते थे। और जब ये ओल्ड रिजाइम चल रहा था उस वक्त तो एकदम कॉमन हो गया था, यानी हर बार हर साल ये सबसिस्टेंस क्राइसिस होता था। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें जो लाइवलीहुड के बेसिक मीन्स होते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, वाटर, ये जो बेसिक मीन्स होते हैं इनको भी डेंजर कर दिया जाता है, यानी वो भी हमें नहीं मिलते हैं। सो दैट केस इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनोनिमस। सो एनोनिमस इज़ वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, यानी ऐसा जिसका नाम जो है वो नहीं बताया जाता है। ओके, so now let's see growing middle class envisages an end to privilege. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. यानी टैक्स तो बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ ये जो स्कैरसिटी थी, कमी फूड की, वो भी बढ़ती जा रही थी। तो पुराने वक्त में जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए, बट they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in social and economic order. पर हम जानते हैं कि थर्ड स्टेट वाले पहले इतने गरीब थे, इतने सारे टैक्सेस, तो उनके पास फुल्ली रिसोर्सेस नहीं थे और इसी वजह से वो पूरी तरह से इन टैक्सेस सिस्टम को नहीं हटा पा रहे थे। This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो इसी वजह से लास्ट में उन्होंने हिम्मत हार दी और ये बोला कि जो लोग प्रॉस्पेरस हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा एजुकेशन है, उन्हीं पे ये काम हमें छोड़ देना चाहिए। The 18th century witnessed the emergence of social groups, यानी जो 18th century हुई उसमें एक नए ही social groups का emergence यानी उसका वेलकम हुआ। who earned their wealth through an expanding overseas trade, यानी इन्होंने जो पैसे कमाए थे वो सिर्फ और सिर्फ सी ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की वजह से कमाए थे। और मैन्युफैक्चरिंग में ये वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स को मैन्युफैक्चर किया करते थे, जिनको ये रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज़ को एक्सपोर्ट किया करते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers और administrative officials. अब यहाँ पे व्यापारी तो थे ही, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, जैसे कि lawyers या फिर administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. यानी ये सारे लोग पढ़े लिखे थे तो इन्हें पता था कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। Rather, a person's social position must depend on its merit. यानी किसी भी पर्सन की जो सोशल पोजीशन है वो उसके मेरिट, उसकी एजुकेशन, उसकी मेहनत के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। These ideas emphasizing a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. अब यही सारे आइडियाज़ जो थे ये सब फॉलो किए कुछ बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. यानी रोशियो ने भी एक आइडिया रखा, जिन्होंने उन्हें गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रपोजल दिया जिसमें एक सोशल कंट्रैक्ट रहता था लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power. अब जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने अपने राइटिंग में लिखा कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि आजकल डेमोक्रेसी में होता है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू द फोर्स इन द USA, यानी ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का वो USA में सबसे पहले फोर्स किया था जब जो 13 कॉलोनीज़ जो थी उन्हें इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटेन से। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. यानी ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था इससे बहुत सारी चीज़ें थी जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स ने गेन की, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. यानी ये जो फिलोसोफर के आइडिया थे वो उन्होंने सलोन्स या कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के डिस्कस किए और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सोशल चीज़ें जैसे कि बुक्स और न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया।
These were frequently read aloud in groups for that benefit of those who could read or not write. यानी इसको सिर्फ प्रिंट नहीं कराया जाता था, कभी कभी लोगों के बीच में जाके बोला भी जाता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग पढ़े लिखे हो, इसीलिए जो इलिटरेटेड लोग थे उनके लिए ये लोग बोल के सुनाया करते थे. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of prevalence. यानी बाद में जो न्यूज़ आई, लोगों को पता चला कि जो लुइस 16 है वो प्लान कर रहा है कि और भी टैक्सेस बढ़ाए जाए. यानी पहले इतना टैक्स दे रखा था और वो सोच रहा था कि और टैक्सेस जो है हम लोगों पे बढ़ाए. अब लोगों को आ गया गुस्सा, क्योंकि पहले ही वो इतना सह रहे थे, अब ये टैक्सेस और बढ़ाने की बात कर रहे हैं. तो यहीं से रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ. सो नाउ लेट्स सी द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. यानी किस तरह से रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. यानी प्रीवियस सेक्शन में जो हमने रीजंस पढ़े कि उनके लिए गवर्नमेंट चलाना भी मुश्किल हो रहा था, इन्हीं सब रीजंस की वजह से उन्हें टैक्स बढ़ाने पड़े. तो ये ऐसे ही टैक्स नहीं बढ़ाते थे, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि टैक्स बढ़ा दिया. इसके लिए वो एक कमेटी बुलाते थे, ठीक है, एक स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाते थे, जिसमें तीनों स्टेट्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया करते थे. सो द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी of which the three states sent their representative. यानी एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग जो थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया जाते करते थे. सो ये था स्टेट्स जनरल. However, the monarch alone could decide when to call meeting of this body. अब कब मीटिंग बुलानी है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पास होता था. और लास्ट टाइम इस मीटिंग को 1614 में कॉल किया गया था. On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General. यानी 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई जिसमें वो नया प्रपोजल रखने वाले थे टैक्सेस के लिए. A hall in Versailles was prepared to host the delegates. यानी एक हॉल भी बुक किया गया था जहाँ पे ये होने वाला था. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, हर एक स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, पर जो थर्ड स्टेट थे वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, इसी वजह से वहाँ पे 600 मेंबर्स आए. तो जो ये फर्स्ट और सेकंड रिप्रेजेंटेटिव वाले थे वो आगे की तरफ बैठ गए, पर जो 600 मेंबर्स आए थे थर्ड स्टेट के साथ, उनके साथ वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वहाँ भी असेंबली में पीछे खड़े होना पड़ा, ठीक है. जबकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें ज़्यादा प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स थे. क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें प्रिविलेज के लिए स्ट्रगल करना पड़ा. तो अब उन्होंने स्ट्रगल किया था, इसी वजह से वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड थे. उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो उनके एजुकेशन के बेसिस की वजह से थी, उनके स्टेट्स की बेसिस की वजह से नहीं थी. दैट्स वाई दे वेयर मोर एजुकेटेड एंड प्रॉस्पेरस. Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. यानी ये जो लोग थे, ये ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन के, इनको असेंबली में एंट्री नहीं दिए गई. पर फिर भी इन्होंने अपनी डिमांड 40,000 लेटर्स में लिख के भेजी. अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें उनके द्वारा भेजी गई. Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. यानी उस वक्त जो होता था वो इस तरह से होता था कि टोटल 3 वोट्स होते थे. हर एक स्टेट के पास एक वोट होता है. फर्स्ट स्टेट के पास एक, होल यानी पूरा जो स्टेट है सब सहमत करेंगे कि किसको वोट देना है, तो उनका एक वोट, सेकेंड स्टेट का भी एक वोट, और जो थर्ड स्टेट है उसका भी एक वोट. दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और लुइस 16 ने सोचा कि इस बार भी वैसे ही करते हैं. पर जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड की कि ऐसे आप असेंबली को होल में लेके क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे कीजिए कि हर एक मेंबर के पास एक एक वोट हो, क्योंकि पहले ही आपने हमें कम लोगों को बुलाया है, उसके बाद भी आप ऐसा करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी. इसी वजह से आप ऐसे कीजिए कि हर एक मेंबर के पास एक वोट हो, इससे आपको हर एक मेंबर की राय पता चलेगी. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. यानी ये उन्हीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में से एक था जो कि रोसियो ने अपनी बुक में प्रेजेंट किया था. पर जो राजा था उसने इस प्रपोजल को सीधा सीधा मना कर दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी बात क्यों सुने, ठीक है. तो इसी वजह से जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्हें गुस्सा आ गया कि एक तो पहले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने एक अच्छी चीज़ सजेस्ट की उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ है क्यों, जब इन्हें हमारी बात ही नहीं सुननी है तो हम यहाँ हैं क्यों. इसी वजह से वो गुस्से में असेंबली के बाहर निकल गए प्रोटेस्ट करते हुए.
The representative of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. यानी जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो पूरे फ्रांस के नेशन के स्पोक्समैन है, यानी पूरी फ्रांस के नेशन को वो लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ अ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलिस. यानी 20 जून को वो एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. और तब तक वो लोग नहीं रुके जब तक उन्होंने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया जिसमें मोनार्क की सारी पावर्स को लिमिट कर दिया गया. अब ये जो था वो दो मेन लीडर्स के द्वारा लेड किया गया था जो कि थे मीराबियू और अब्बे शीस. मीराबियू जो थे वो नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ था. उन्हें बाई बर्थ प्रिविलेज मिले थे पर उन्होंने अपने सारे प्रिविलेज को त्याग कर दिया, उनको सेक्रीफाइस कर दिया और बाद में वो एक कॉमन इंसान की तरह जीने लगे. ठीक है. He bought out a general and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. यानी वर्सेलिस में जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच उन्होंने दी जिससे सारे लोगों के अंदर जागृता उठ गई. Abbe Sees, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State. अब अब्बे सीस जो थे वो असल में एक प्रीस्ट थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. यानी ये थर्ड स्टेट है क्या. ठीक है, वो उन्होंने लिखा. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. यानी नेशनल असेंबली जो थी वो वर्सलिस में बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जबकि जो पूरे फ्रांस की हालात थी वो बद से बदतर होती जा रही थी. अ सेवियर विंटर हैड मीन्ड अ बाड हार्वेस्ट. यानी एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, इसी वजह से उनकी हार्वेस्ट जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई और बेकर्स जो थे उन्होंने तो इस सिचुएशन को और एक्सप्लॉइट कर दिया. अब जो वुमेंस होती थी उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था ब्रेड की शॉप्स पे. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस. और उसी समय जो राजा था लुइस 16 उसी ने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया कि आप पेरिस से मूव इन टू हो जाइए. ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टिले. और जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा कि 14 जुलाई को ये पूरी क्राउड जो थी उसने बैस्टिले को डिस्ट्रॉय कर दिया. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. तभी एक अफवाह और फैली कि कुछ लोग जो है, जो राजा है उसने कुछ लोगों को हायर किया है और कहा है कि जाके पके हुए जो क्रॉप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. They looted hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. जब लोगों ने सुना उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगा, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. इसी वजह से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे उन पे हमला कर दिया, वहाँ पे जो भी था उसे लूट लिया और साथ ही साथ जिसमें डॉक्यूमेंट में मैनोरियल ड्यूज़ के रिकॉर्ड्स थे उन सबको जला दिया. A large number of nobles fled from their homes and many of them migrating to neighboring countries. यानी नॉबल्स जो थे वो थोड़े रिच थे, थोड़े प्रॉस्परस थे, उनके पास पैसे थे, इसी वजह से सोचा कि अब यहाँ की हालत ख़राब हो रही है, अब हम नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, वहीं पे हम सेफ रहेंगे. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on can be checked by a constitution. यानी उन्होंने ये सब सहा, फिर लुइस 16 आखिरकार मान गए कि हाँ भाई नेशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. यानी उस वक्त हमारी तरह रूल नहीं होता था, वहाँ पे रूल एक डेक्री की मदद से होता था. डेक्री जो होता है वो एक रॉयल ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर को सबको फॉलो करना पड़ता है. तो 4 अगस्त 1789 की नाइट को जो असेंबली थी थर्ड स्टेट वाली, उन्होंने एक डेक्री यानी एक रॉयल ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने सारे जो फ्यूडल सिस्टम्स जो भी प्रिविलेज मिले थे उन सबको अबॉलिश कर दिया. और साथ ही साथ जो क्लॉजी के मेंबर्स थे उन्हें फोर्स किया गया कि जो भी आपको प्रिविलेज मिली थी आप उन्हें गिव अप कर दीजिए. टीथिस वेर अबॉलिश्ड, यानी टीथिस जो कि एक टैक्स था उसको अबॉलिश कर दिया गया और जो भी चर्च ने लैंड ओन किया था उसको सीज कर दिया गया. और जब ये सब कुछ किया तो गवर्नमेंट को इन सब करने से उसको 2 बिलियन लिवर्स तक का प्रॉपर्टी जो है वो मिल गया. यानी
उनका तो इससे सारा लोन जा सकता था, यानी आसानी से उनके पास पैसे थे कि वो लोन दे सके। पर हाँ, वो ये जो गुलामी कर रहे थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उन्हें जो ड्यूज़ दे रहे थे, ये जो सोसाइटी डिवीज़न करके रखा था, इसी की वजह से उन्हें इतना सारा कर्ज सहना पड़ रहा था।